हेलो गाइस। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका अड्डा 24/7 में। और मैं साक्षी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वन शॉट रिवीजन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। पी ब्लॉक क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो ग्रुप्स कवर्ड होते हैं, ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14, है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो फोकस रहेगा सिर्फ ग्रुप नंबर 13 पे और ग्रुप नंबर 14 पे, है ना। तो देखिए, लेक्चर शुरू करने से पहले क्या आप लोग ये जानते हैं कि वन शॉट, ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना, ये वन शॉट रिवीजन का, वन शॉट वीडियो का, ये क्या कॉन्सेप्ट है ना। क्यों हमारे लिए वन शॉट वीडियो देखना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना वन शॉट रिवीजन का, होता क्या है ना कि जो बच्चे प्रिपेयर कर चुके हैं, है ना, जिन लोगों को लगता है कि उनकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक की प्रिपरेशन पूरी है ना, तो ये जो लेक्चर होता है उनके लिए एक एनालिसिस होता है। इस तरह के वीडियो से, वन शॉट वीडियो से, वन शॉट लेक्चर से बच्चा अपने आप को ही डिटरमाइन, अपने आप के लिए एक एनालिसिस कर सकता है कि उसने जितनी प्रिपरेशन की है, उसने जो प्रिपरेशन की है वो कितनी हद तक सही की है, क्या कुछ उसमें मिसिंग है ना। और एक ऑब्वियस है कि रिवीजन वाली चीज तो रहेगी हमेशा, है ना, कि अगर उसने पूरा प्रिपेयर कर भी लिया है तो लास्ट जो ब्रशअप वाले मोमेंट्स होते हैं ना, कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कर सकता है इन वन शॉट लेक्चर से, है ना। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक बेचारों ने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, जिनको यही नहीं पता है कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, तो उनके लिए भी अच्छी बात ये है कि इस लेक्चर के हेल्प से, वन शॉट वीडियो के हेल्प से वो क्या कर सकता है, वो ये उसको एक गाइडेंस मिल जाएगी, उसको एक रास्ता मिल जाएगा कि भाई उसको क्या क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन अपनी शुरू करनी है, क्या सीक्वेंस उसको फॉलो करना है ना। तो जो बच्चे प्रिपेयर कर चुके हैं, जो कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है ना, सबके लिए ये वन शॉट रिवीजन वीडियो जो होती है ना बच्चों, ये बड़ी काम की चीज होती है ना। तो इसीलिए हमारा जो ये सीरीज है वन शॉट लेक्चर्स का, ये हमने इसी टारगेट से, इसी एम से शुरू किया है कि भाई सबको बेनिफिट हो जाए, है ना, सब तरह के बच्चों को इससे बेनिफिट हो जाए, राइट। चले भाई, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। As you can see in the thumbnail कि हम आज पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, और उसमें भी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 के बारे में, है ना। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के 4 ब्लॉक्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरफ आता है एस ब्लॉक, ठीक है, फिर बीच में हमारे पास होता है डी ब्लॉक, और सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाली तरफ हमारे पास क्या होता है, उसमें होता है हमारे पास पी ब्लॉक, है ना। और नीचे जो दो सीरीज होती है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं, है ना। तो कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि भाई उस एलिमेंट का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो किस सबशेल में जा रहा है ना। तो भाई सबशेल का जो नेम है, सबशेल का जो लेवल है, वो डिसाइड करता है हमारा कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है ना। तो जैसा कि हम यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो कोई भी आप एलिमेंट उठा के देख लो, है ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा होगा, पी सबशेल में जा रहा होगा, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं भाई। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 13। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 एंड 3p1, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है एल्यूमिनियम का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो सबसे आखिरी में मैंने इलेक्ट्रॉन फिल किया है वो कौन से सबशेल में फिल किया है बच्चों, पी सबशेल में, है ना। सो दैट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, जिसका जो सिंबल है वो Al है, जिसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम है, ये जो मेरा एलिमेंट है ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, है ना। अगर यही इलेक्ट्रॉन मूव किया होता एस सबशेल के अंदर तो ये एलिमेंट ही बिलोंग कर जाता एस ब्लॉक से, बट क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर गया, ये पी सबशेल के अंदर गया, इसीलिए ये जो एलिमेंट है ये किससे बिलोंग कर रहा है, पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है ना। तो जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है हमारे पास, उन सब में आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है, पी में।
just there is one exception, only and only one exception is there, and that exception is helium, है ना। हीलियम जो है although it belongs to p block, है ना, ये किससे बिलोंग करता है, p ब्लॉक से बिलोंग करता है, लेकिन अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो s सबशेल में जा रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलर एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, p ब्लॉक से, है ना। क्या किसी को इसका रीजन मालूम है? बताइए बताइए, इसका रीजन बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा? मैं बताती हूँ। देखिए, हीलियम जो होता है हमारा एक नोबल गैस है, जिसको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, और सारी की सारी नोबल गैसेस, है ना, बाकी की सारी नोबल गैसेस कहाँ पे बिलोंग करती है, ग्रुप नंबर 18 से p ब्लॉक से बिलोंग करती है ना। तो अगर मैं हीलियम को s ब्लॉक में डाल दूं, है तो ये नोबल गैस, है ना, तो ये बेचारा अकेला पड़ जाएगा, है ना, अपने परिवार से अलग हो जाएगा। तो जस्ट बिकॉज कि ये अपने फैमिली के साथ रहे, अपने परिवार के साथ रहे, हमने क्या कर दिया, हमने कहा चल भाई हीलियम जी ले अपनी जिंदगी और चला जा किसके पास, अपनी फैमिली के पास, ग्रुप 18 में, p ब्लॉक में। ठीक है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हीलियम में s में जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं बाकी की नोबल गैसेस से, इसीलिए हीलियम को किस में रखा जाता है, इसीलिए हीलियम को रखा जाता है p ब्लॉक में अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स के साथ, राइट। चलिए, तो एक p ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक p ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 13 से 18 के बीच में, है ना। उसका जो ग्रुप नंबर होगा वो ग्रुप नंबर 13 से 18 के बीच में लाई करेगा, और उसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे मूव करेगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, p सबशेल के p ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, तब उस एलिमेंट को हम p ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। और अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो p ब्लॉक की किसी भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, है ना, तो उसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो किस क्राइटेरिया में फिट हो सकती है, वो इस क्राइटेरिया में फिट हो सकती है ना, कि भाई जो आखिरी s सबशेल होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, और जो p वाला होगा उसमें 1 से लेके 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, उसमें 1 से लेके 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि उसके p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो कहीं पर भी अगर हम n लिखते हैं, ये nth शेल क्या रिप्रेजेंट करता है, nth शेल रिप्रेजेंट करता है हमारा वैलेंस शेल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वैलेंस शेल, सबसे बाहर वाला, सबसे आखिरी वाला, सबसे आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो वैलेंस शेल जो रहेगा उसके दो पार्ट्स रहेंगे, s एंड p। s जो होगा p ब्लॉक के लिए वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, लेकिन जो p सबशेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन वेरी फ्रॉम 1 to 6, ईदर इट कैन हैव 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। 13th ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन होता है एंड 18th ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो काउंटिंग से चलना है बस इसमें, और कोई बात नहीं है, राइट। चलिए, अब हम, क्योंकि हमें इस चैप्टर में, इस 11th क्लास के p ब्लॉक चैप्टर में सिर्फ 2 ग्रुप्स की बात करनी रहेगी, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14, राइट। जैसे हमारी फैमिली में होता है ना, जो सबसे बड़ा आदमी होता है ना, जो सबसे बड़ा इंसान होता है, उसको हम कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली। अब वो आपके दादा हो सकते हैं, वो आपके पापा हो सकते हैं। ऐसे ही भाई बोरोन की फैमिली में हेड मेंबर कौन है, बोरोन, सबसे पहला मेंबर, सबसे पुराना मेंबर, सबसे पहला मेंबर कौन, सबसे पहले अर्थ पे कौन आया था भाई, बोरोन। जैसे होता है ना, हमारी फैमिली में सबसे पुराना होगा वो हेड बन जाएगा, तो यहाँ पर भी सबसे पहला एलिमेंट कौन है इस फैमिली का, बोरोन है। इसीलिए इस फैमिली का नाम क्या है, बोरोन फैमिली। इसको हम बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं कि ये पूरा किसका परिवार है, बोरोन का परिवार है। और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन है हमारे पास, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, है ना। जिसमें जो बोरोन है वो बिलोंग करता है कौन से पीरियड से, ये बिलोंग करता है 2nd पीरियड से, ये बिलोंग करता है 3rd से, ये 4th से, ये 5th से और 6th से, है ना। बाकी के जो 7th पीरियड जो ऑनवर्ड्स एलिमेंट है ना, उनके बारे में हमें नहीं जानना, वो रेडियो एक्टिव है। हमें सिर्फ पीरियड नंबर 2 से 6 के बारे में ही बात करनी होगी, ठीक है। तो बोरोन से लेके थैलियम तक ये जो एलिमेंट्स हैं ये लाई करते हैं p ब्लॉक में। अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखो तो देखो, सबके जो s सबशेल होते हैं, सबके जो बाहर वाले आखिरी वाले s सबशेल हैं, उनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। और p सबशेल में यहाँ पर देखिए सबके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो बोरोन फैमिली की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ns2np1। आखिरी वाला जो s सबशेल होगा दैट विल बी कंप्लीटली फिल्ड, और जो p सबशेल होगा भाई उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। देखिए अब ये जो चैप्टर होते हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, दे आर समवट बोरिंग, आई एग्री विद दैट, है ना, थोड़े से बोरिंग होते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, सिर्फ थ्योरी थ्योरी लगती है ना। तो इसके लिए देखो क्या है ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि हम अपकमिंग हमारे जो आने वाले भी आप देखोगे इस लेक्चर में, ठीक है, आने वाले टॉपिक्स में मैं 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेकर आई हूँ, है ना, बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसके हेल्प से आपको याद रखने में आसानी रहेगी, है ना, यादाश्त आपकी बढ़ेगी, है ना। आप देखेंगे कि आगे 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बड़े इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट से कुछ ट्रिक्स, है ना, जिसके हेल्प से हम इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स याद करेंगे, है ना। तो चलते हैं आगे। चलिए, एक बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बता रही हूँ अभी आपको, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। ये आपको पूरे पी ब्लॉक में काम आएगा, सारे ग्रुप्स में काम आएगा, सिर्फ ग्रुप 13-14 में नहीं, हर फैमिली में, हर ग्रुप में दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, है ना। हमारे पास एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सबसे बाहर वाले शेल का सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, सबसे बाहर वाले शेल का सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है ना। इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है बच्चों, जब भी हम किसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, है ना, हम कहते हैं कि भाई साइज कैसे वेरी होता है, हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी होती है, तो कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो होती है ना वो किस पे डिपेंडेंट होती है, सबसे बाहर वाले, है ना, सबसे आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट होती है। तो इसीलिए मुझे क्या समझना है, उस इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में, है ना, उस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं उसको क्या बोल देती हूँ कि भाई ये तो मेरे इंटरेस्ट का इलेक्ट्रॉन है, मुझे तो इसके बारे में जानना है ना। होता है ना यूजुअली जब भी हम जैसे आप लोग सब टीनेजर्स हो, है ना, तो मैं आप ही का एक एग्जांपल लेती हूँ, है ना। कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं ना, कहीं भी किसी दूसरी क्लास में एक लड़की दिख गई, बड़ी सुंदर सी लड़की, है ना। अब क्या होता है, तुम उसके बारे में ना सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो, भाई कौन सी क्लास में पढ़ती है, कौन से सेक्शन में पढ़ती है, क्या करती है, नाम क्या है, फलाना डिकाना, सब इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए होती है ना। तो ऐसे ही मेरे लिए कौन है ये इंटरेस्ट का इलेक्ट्रॉन, अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, है ना, मेरे लिए जो इंटरेस्ट है ना वो इलेक्ट्रॉन में है। मेरा इंटरेस्ट किस में है भाई, इलेक्ट्रॉन में। तुम्हारा इंटरेस्ट जिस मर्जी में हो, मेरा इंटरेस्ट इस आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन में। मुझे अगर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाए ना, तो मैं पता नहीं क्या कुछ उखाड़ लूं, है ना, मैं पता नहीं किस चीज में पीएचडी कर लूं, राइट। तो मेरा जो इंटरेस्ट का इलेक्ट्रॉन है ना वो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन के जो और बाहर अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो प्रेजेंट होते हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता किस पे, जिस पे मेरा ये इंटरेस्ट है ना। जिस इलेक्ट्रॉन में मैं इंटरेस्टेड हूं जानने के लिए, उसके बाहर के अगर कोई और इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो इस इलेक्ट्रॉन से पहले प्रेजेंट है उनका जरूर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि न्यूक्लियस है मेरे पास, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स हैं, और सबसे बाहर वाले शेल के अंदर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो मेरा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके बारे में मुझे पता लगाना है, जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। और इसके अंदर वाले जो शेल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, इससे जेलसी फील करेंगे। अब जैसे मान लो, जैसे मैं आपको बता रही थी, एक लड़की है ना, उसमें तुम इंटरेस्टेड हो गए, है ना। एक लड़का है तो लड़की में इंटरेस्टेड हो गया, लड़की है तो किसी लड़के में इंटरेस्टेड हो गई होगी, राइट। तो अब बाकी की जो मान लो 1-2 और लड़कियां थी, है ना, जो आपको पसंद कर रही थी, अब वो कहेंगी यार इसके बारे में इंटरेस्टेड है, मेरे बारे में क्यों नहीं जान रहा, तो बाकियों से जेलस फील करेगी। तो ऐसे ही ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई हमारे, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, ये जेलस फील करते हैं किससे, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब किसको पूछ रहे हैं, सब इस इलेक्ट्रॉन को पूछ रहे हैं, इन बेचारों को तो कोई नहीं पूछ रहा है ना। तो अब ये क्या करेंगे, ये इस इलेक्ट्रॉन से जेलसी फील करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे होते हैं इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट के बीच में प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए भाई, न्यूक्लियस जो था ना मेरा वो कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था,
और जो मेरा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब ऑपोजिट्स क्या करते हैं, ऑपोजिट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है भाई, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा, है ना, वो चाहेगा कि मेरे से बात करे, मेरे पास आए, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है। तो ये जो मेरा न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, बट क्योंकि इसके पहले ही बीच में ये जो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी तो बेचारे नेगेटिवली चार्ज है ना, इनका क्या कसूर। तो ये क्या करेंगे, ये इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में सारी दूरियां लाने की कोशिश करेंगे, है ना, जितनी दूरियां ला सकते हैं उतनी दूरियां लाने की कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे, क्योंकि खुद भी ये कैसे है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करते हैं बाहर वाले जो हमारे एरिया, जो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट था उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जितनी टेंडेंसी थी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उतनी टेंडेंसी से न्यूक्लियस उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है ना। जैसे कि न्यूक्लियस जो था ना वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता था मान लो 10 न्यूटन फोर्स से, पर इन इलेक्ट्रॉन्स ने ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट किया। रिपल्सिव फोर्स इन्होंने एक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट किया, मान लो 2 न्यूटन का। तो अब इस बेचारे न्यूक्लियस की कितनी टेंडेंसी रह गई आखिरी इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, जस्ट 8 न्यूटन, है ना। तो क्या हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप वो जो आपकी इंटरेस्ट वाली लड़की थी उसका और आपका जो इंटरैक्शन लेवल था, है ना, वो बहुत मैच हो रहा था। आपका उसके अंदर इंटरेस्ट था मान लो 100%, है ना। अब बाकी जो लोग थे, है ना, जो जेलस वाले लोग थे, जो जेलस वाले इलेक्ट्रॉन थे, बाकी जो लड़कियां थी ना, उन्होंने ना क्या किया, आपको भड़का दिया। आपने कहा कि नहीं ये ऐसी है, ये ऐसी है, बेकार है लड़की, ऐसा वैसा फलाना। अब क्या होगा, जो आपका 100% इंटरेस्ट था ना वो 100% से घटकर कितना हो गया, मान लो 80% हो गया, या अब आपका इंटरेस्ट रह गया 70%। आप बोलोगे हाँ आप सब कह रहे कुछ ना कुछ तो, है ना, दाल में काला जरूर है। तो अब आपका इंटरेस्ट क्या हुआ, 100 से कम होके 70 रह गया, है ना। तो अब मैं कहूंगी कि आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट लेवल है वो कितना है, सिर्फ 70% है। तो सेम चीज यहां पर है भाई हमारे पास कि न्यूक्लियस जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था वो जितनी टेंडेंसी से उसको अट्रैक्ट करना चाहता था इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उतनी ज्यादा टेंडेंसी से अब वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो गई, है ना, राइट। ये बात समझे। तो ये जो हमारे इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या क्रिएट करते हैं, एक शील्ड का काम करते हैं ना, एक शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं किसके बीच में, न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है उसके बीच में, है ना। न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचना तो चाहता है, पर इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, एक शील्ड का काम कर दिया कि न्यूक्लियस का इंटरेस्ट जो था आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन में वो क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ने क्रिएट किया एक शील्डिंग इफेक्ट, राइट। अब ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये sp-df किस सबशेल में प्रेजेंट है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये s इलेक्ट्रॉन है, क्या ये p, क्या ये d, क्या ये f इलेक्ट्रॉन्स है, उस पर डिपेंड करेगा कि शील्डिंग कितनी अच्छी होती है ना। तो अगर मैं sp-df इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं sp-df इलेक्ट्रॉन्स को मैं कंपेयर करूं तो सबसे जो पुअर शील्डिंग होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो पुअर शील्डिंग होती है वो किसकी होती है, f इलेक्ट्रॉन्स की होती है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं एक शील्डिंग का मैं ऑर्डर लिख देती हूँ कि जो मेरे पास शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा s का होता है, और सबसे पुअर होता है उन इलेक्ट्रॉन्स का जो कहाँ पे प्रेजेंट है, f सबशेल के अंदर प्रेजेंट है। सो वो जो f सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन है दे क्रिएट दिस पुअर शील्डिंग इफेक्ट, दे क्रिएट दिस पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। उन f इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बच्चों वो बहुत ज्यादा पुअर है। इसका मतलब अब फिर से मैं आप अपने कॉमन वाले उस एग्जाम्पल पे आ जाती हूँ। तो जैसे मान लो जिन लोगों ने ना आपको आके भड़काया उस लड़की के अगेंस्ट, है ना, अब क्या हुआ ना कि उनकी बात में आपको दम नहीं लगा, आपने कहा कि नहीं है झूठ बोल रहे, मेरे को पता है ये जेलसी के मारे झूठ बोल रहे, है ना। तो क्या आपका उस लड़की में इंटरेस्ट कम हुआ, नहीं हुआ, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही जो बेचारे f इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी बात में दम नहीं है, इनकी शील्डिंग में दम नहीं है। ये क्या शो करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं बच्चों,
बच्चों ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। और अगर ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, अगर ये एक इफेक्टिव दीवार नहीं बना पा रहे न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो न्यूक्लियस का आखिरी इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्ट कम नहीं होगा, न्यूक्लियस अभी भी ज्यादा टेंडेंसी से उसको अपनी तरफ खींचेगा। और उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, उनकी स्क्रीनिंग ना बहुत पुअर होती है, और अगर उनकी स्क्रीनिंग पुअर होगी तो न्यूक्लियस अभी भी उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टेंडेंसी से अपनी तरफ खींचेगा, जिसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है ना। ये सारी कहानी हम बात कर रहे हैं अभी कि ये एक इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम की एक चीज होती है, उसका रीजन क्या है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन क्या है कि अगर इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एफ सबशेल से बिलोंग करते हैं तो वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे, और जब वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। राइट, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाएगा, और न्यूक्लियस ज्यादा टेंडेंसी से इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये न्यूक्लियस ज्यादा टेंडेंसी से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्या आसानी से रिमूव हो पाएगा, बताओ। न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को हम एटम से बाहर निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, है ना। और इसीलिए क्या होता है, जब भी हम किसी वैलेंस शेल की बात करते हैं तो पी ब्लॉक की जब मैं बात करूंगी तो उसके अंदर एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी सब शेल में ग्रुप 13 में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लूज हो जाता है, पर ये जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल इस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, ये इलेक्ट्रॉन इजिली लूज नहीं हो पा रहा, और एस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इजिली लूज नहीं हो पाते। और जब ये एस इलेक्ट्रॉन्स इजिली लूज नहीं हो पा रहे, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये बोलता है कि जो हमारे एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनएस वाले एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो लूज नहीं हो पा रहे, और जब वो लूज नहीं हो पाएंगे तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसी इफेक्ट को कि एस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। राइट, ठीक है। अब देखिए होता क्या है होता क्या है, जब हम ये ग्रुप 13 की बात करते हैं ना, तो गैलियम से पहले कौन आ गए, डी एलिमेंट्स आ गए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और यहाँ पर भी 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, है ना। तो थैलियम से पहले कौन आ गए, एफ ब्लॉक का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, एफ इलेक्ट्रॉन्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो अगर ऐसा होगा, ठीक है, अगर डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ या थैलियम से पहले एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो इन पर्टिकुलर केसेस में गैलियम से पहले और थैलियम से पहले शील्डिंग इफेक्ट पुअर हुआ, और शील्डिंग इफेक्ट पुअर हुआ क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, एफ का शील्डिंग सबसे कम था। शील्डिंग पुअर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस का लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है उस पे होल्ड, उस पे कंट्रोल इंक्रीज हो गया, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स मतलब एस सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना मुश्किल हो गया, है ना। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे जैसे हम बोरोन से थैलियम की तरफ मूव करेंगे, बोरोन से थैलियम पर मूव करने पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एस इलेक्ट्रॉन्स इजीली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। अब आप कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो है NS2NP1, राइट, ठीक है, NS2NP1। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स अगर S और P सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी कितनी, +3। अगर एलिमेंट्स S और P दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, +3। और अगर सिर्फ P इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाए, है ना, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, S इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाएगा। S इलेक्ट्रॉन अगर लूज नहीं हो पा रहा तो सिर्फ जो एक P वाला इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो सकता है ना। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई मेरे पास, +1, जब सिर्फ और सिर्फ P वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एलिमिनेट हो रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें देखने को मिलती है ग्रुप 13 में, एक +3 और एक +1। जो +3 वाली होती है उसको हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं, और जो +1 वाली होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप में 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, एक हायर एक लोअर।
हायर जब होगी जब S और P सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो सकते हो, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हम उसको कहते हैं जब सिर्फ और सिर्फ P इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है ना, सिर्फ P इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो पा रहा है, राइट, दिस इज नोन एज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो S और P में से हायर और लेयर हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट क्या है, मतलब बेसिकली ये इफेक्ट है क्या, इसका जो इफेक्ट है वो क्या अप्लाई होता है यहाँ पे, कि डेफिनेशन तो ठीक है भाई, है ना, S इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए बॉन्डिंग में, S इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाए, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। हुआ क्यों, क्योंकि F इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर थी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से S इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाया। तो देखने में मुझे इसका रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट क्या आया मेरे पास, कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थी, है ना, जो मेरे पास क्या थी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थी, है ना, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे S इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना मुश्किल है, इसका मतलब ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मिलना मुश्किल है उन एलिमेंट्स के लिए जो डाउन द ग्रुप, जो नीचे की तरफ लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करती हूं तो वो मुझे सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगी, उन एलिमेंट्स के लिए जो नीचे लाई करते हैं, जो S इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पाते, है ना। तो रिजल्ट क्या हो गया भाई, कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो बस इतनी सी बात, यहां से हम क्या बता सकते हैं, लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटीज के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, है ना। तो अगर मुझे इस इफेक्ट के बारे में समझना है तो देखो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, B+1 Al+1 Ga+1 In+1 एंड थैलियम+1, सबसे ज्यादा स्टेबल बोलो कौन, है ना। तो आप देखोगे कि ये ग्रुप 13 से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 13 में एक ही P इलेक्ट्रॉन होता है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन यही बात अगर मैं +3 के लिए करूं, Bl+3 B+3 Al+3 Ga+3 In+3 एंड Tl+3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, +3 वाली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप होती है डिक्रीज, है ना। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का, समझे कि नहीं, राइट। सेम चीज अप्लाई होती है ग्रुप 14 में भी, तो वो मैं बताऊंगी दोबारा जब हम ग्रुप 14 पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ समझा दिया है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको P ब्लॉक में मैं बताऊंगी, राइट। चले भाई, ये तो बात हो गई इनर्ट पेयर इफेक्ट की, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम आगे समझते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की जब हम बात करते हैं, देखो ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि पुअर स्क्रीनिंग होती है F इलेक्ट्रॉन्स की, मैं लिख देती हूँ, जब भी स्क्रीनिंग पुअर होगी, ठीक है, पुअर स्क्रीनिंग किसकी होती है सबसे ज्यादा, F इलेक्ट्रॉन्स की। तो F इलेक्ट्रॉन्स जब पुअर स्क्रीनिंग शो करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको मैं Z इफेक्टिव से भी लिखती हूँ, वो इंक्रीज हो जाता है। और Z इफेक्टिव इंक्रीज अगर होगा, न्यूक्लियस अगर ज्यादा टेंडेंसी से उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा कम, साइज विल डिक्रीज। तो साइज और Z इफेक्टिव, ठीक है, साइज और Z इफेक्टिव हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाती है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक टर्म ध्यान रख लेना, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार यूज किया जाता है, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, समझे। लेंथनाइड क्यों बोला जाता है, अब इसको देखिएगा, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, ये जो वाले F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज लेंथनॉइड्स, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, लेंथनॉइड्स बोलते हैं, लेंथनॉइड्स।
और इसी से नाम पड़ा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से एलिमेंट से बिलोंग, कौन से एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है, एफ इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट है, लेंथेनॉइड्स में प्रेजेंट है, तो इसीलिए इस कंट्रैक्शन का नाम क्या पड़ गया, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम नॉर्मल ट्रेंड की बात करें तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। सो जब हम बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है कि बोरोन सबसे छोटा और थैलियम सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आ गया, ठीक है, यहाँ पे पुअर स्क्रीनिंग हो गई डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ा, और जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज कम होगा। इसीलिए एक छोटा सा एक्सेप्शन कहाँ आ जाता है, गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में, है ना। नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से गैलियम ज्यादा होना चाहिए था, बट देखो रीजन में जब भी आपसे कोई पूछेगा ना, और रीजन में आप सिर्फ ये टर्म लिख दोगे कि हाँ भाई लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है ना, तो हो गया आपका काम, है ना। बस आपको इतनी सी अगर टर्म पता है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती है, तो बस इसके अलावा आपको क्या करना है, इतना ही लिखना है। आगे जानने वाला तो खुद समझदार है ही, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है, और जो एक्चुअल ऑर्डर होता है साइज का, ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ साइज वो क्या हो जाता है, ठीक भाई बोरोन जो है सबसे छोटा मान लेते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम गैलियम की जब हम बात करेंगे तो किसकी बात मानी जाएगी, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की। और वो कहता है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे साइड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज हो जाना चाहिए कम, है ना। तो सिर्फ गैलियम और एल्यूमिनियम में होता है कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आ जाता है। बाकी का जो ऑर्डर है देखिए वो सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है ना। बाकी के ऑर्डर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत आई किसमें, गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में। तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूं जिससे आपको याद रहे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, एक एक्सेप्शनल ट्रेंड आ जाता है, राइट। तो देखिए जब ग्रुप 13 की बात करते हैं ना, तो ग्रुप 13 में ऐसे बहुत एक्सेप्शंस हैं, है ना। सारे जो एक्सेप्शंस है ना, सबका रीजन है ना, सारे फसाद की जड़ ही कौन है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, है ना। ये नहीं होता तो जिंदगी बड़े आराम से कटती, पर क्योंकि ये आ गए इसकी वजह से ढेर सारी एक्सेप्शंस आ गई, किसमें, ग्रुप 13 में। पर जैसे जैसे पी ब्लॉक में हम दूर जाते जाते हैं ना, डी ब्लॉक से जितना दूर जाओगे इनका इफेक्ट उतना कम होता जाता है ना। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंसेस हैं, जो एक्सेप्शनल ऑर्डर हैं, वो मुझे किस में देखने को मिलेंगे, ग्रुप 13 में, है ना। चलिए, तो ये तो बात हो गई एटॉमिक आयनिक रेडियाई की। आगे बढ़ते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो आने वाली है भाई ट्रिक, बहुत जल्दी ट्रिक आने वाली है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में आएगी अब एक ट्रिक, है ना। तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाई जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू गैलियम एंड देन इंक्रीजेस ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन द एलिमेंट्स। भाई कहानी ही खत्म कर दी, कह दिया कि भाई स्ट्रक्चर में ही चेंजेस आ गए। अब स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होंगे। उन मॉलिक्यूल्स उन एलिमेंट्स के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए पड़ेगी, है ना। तो कितनी एनर्जी चाहिए एक सब्सटेंस को मेल्ट करने में या बॉइल करने में, ये डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें एटम्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब भाई जब मेरे को स्ट्रक्चर के बारे में ऐसा कुछ खास आइडिया ही नहीं है, तो मैं क्या रीजन देकर बताऊं कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है या बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है ना। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ना हमारा, वो इर्रेगुलरली चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, ऑर्डर क्या है, ये मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि बोरोन जो है ना, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो सबसे हाई होता है, क्योंकि उसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और जिसमें बोरोन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से, है ना। जब भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, दो एटम्स के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में उतनी एनर्जी चाहिए, और जितनी एनर्जी चाहिए उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई हो जाएगा, है ना। सो इसीलिए बोरोन क्योंकि एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें, इसीलिए उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है। लेकिन अगर मैं गैलियम की बात करूं ऑन द अदर हैंड, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्यों?
क्योंकि इसमें जो Ga2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये लिक्विड स्टेट में होते हैं ना। गैलियम डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क नहीं बनाता है ना। और इसका जो मेल्टिंग ये जो लिक्विड है ये किस टेम्परेचर तक रहता है, 2276 केल्विन तक है ना। तो लगभग अगर मैं बात करूं लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इतने टेम्परेचर तक भी ये क्या रहता है, ये लिक्विड स्टेट में ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये याद रखना है कि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग हमारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना। आपने सुना होगा कि पाम पे रखते ही सीजियम और गैलियम मेल्ट हो जाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि हमारी बॉडी की हीट से ही ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं है ना। और गैलियम जो है क्योंकि ये इतने हाई टेम्परेचर तक लिक्विड स्टेट में ही रहता है, ये वेपराइज नहीं होता, इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है। ऐसे थर्मोमीटर्स में जहां पे जिन थर्मोमीटर से हम बहुत हाई टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ऐसे थर्मोमीटर्स में मरकरी नहीं यूज होता। नॉर्मल थर्मोमीटर्स में मरकरी यूज होता है, बट क्योंकि मरकरी भी इतने टेम्परेचर पे बॉयल ऑफ हो जाएगा तो इसीलिए इतने हाई टेम्परेचर के लिए हम गैलियम यूज करते हैं है ना। लेकिन ये तो हमने कहानी तो सुन ली भाई है ना, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लिए, पर ऑर्डर क्या है ना। क्वेश्चन में हमसे कहानी थोड़ी पूछेगा है ना, क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि भाई ये बता दो कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर को याद करने के लिए बादाम खाना शुरू कर दो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक बादाम पॉइंट क्या बताया, ठीक है। याद रखने के लिए क्या तरीका बताया, एमपी बैटिंग, मध्य प्रदेश जो है ना वो बैटिंग कर रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश क्या कर रहा है, वो बैटिंग कर रहा है। तो एमपी से आप क्या याद रख सकते हो, एमपी का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, एमपी का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। बी से क्या हो गया बच्चों, बी से हो गया बोरोन, ए से हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। टी से हो गया हमारे पास थैलियम और आईएन से हो गया हमारे पास इंडियम और जी से हमारे पास हो गया गैलियम। तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जैसा कि अभी थ्योरी में भी बताया, बोरोन, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर थैलियम, फिर इंडियम और लास्ट में हमारे पास कौन आ जाएगा, गैलियम, हैविंग द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, राइट। ठीक है, तो मजा आया, बताइए अच्छी लगी ये ट्रिक, अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि हाँ भाई ये ट्रिक हमें पसंद आई और हमें ऑर्डर याद हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है एक एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। मेरे पास एक एटम में न्यूक्लियस और मेरे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब मुझे क्या करना है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उस न्यूक्लियस से दूर लेके जाना है। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कैसे करेंगे भाई, एनर्जी देके है ना। तो उस एनर्जी को जो रिक्वायर्ड है उस आखिरी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर ले जाने में, एटम से बाहर ले जाने में, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जब बात करते हैं कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप 13 की, ठीक है, ये काफी कम होती है एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। जो हमारे पास ग्रुप 13 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, किससे, ग्रुप 2 से, है ना। कैसे, अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 2 की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2, और अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP1। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप ग्रुप 2 की बात करो तो इसके सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, कंप्लीटली फिल्ड, फुली फिल्ड है सबशेल, है ना। अब कोई चीज पहले से स्टेबल है, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे, है ना, तो ये ग्रुप वाले का जो न्यूक्लियस है थपड़ा नहीं देगा तुमको, बोले भाई मैं तो पहले से स्टेबल हूँ, मेरे पास से क्यों तो इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है ना, तो बक करके ऐसे भगा देगा तुमको। तो ग्रुप 2 का जो एलिमेंट है ना, वो क्या करते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में जो एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज नहीं हो पाते, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर ये जो पी ग्रुप 13 में इस पी इलेक्ट्रॉन को मैं हटा दूं, है ना, तो भाई न्यूक्लियस क्या करेगा, आएगा भाई जब पीपा तूने तो मेरा काम आसान कर दिया, मेरे को क्या दे दी, स्टेबिलिटी दे दी। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये पी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा एस सब शेल क्या हो जाएगा हमारा, स्टेबल, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो
इस p इलेक्ट्रॉन का रिमूव होने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिलेगी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। इसीलिए इस p इलेक्ट्रॉन्स को लूज होने में न्यूक्लियस भी बोलेगा जा लेकर जा भाई, लेकर जा, मेरे को स्टेबिलिटी दे के जा, है ना। तो इसीलिए हमें इस p इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ग्रुप 13 और ग्रुप 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो ग्रुप 13 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 से क्या होती है, कम होती है, राइट। चलिए अब बात करते हैं ट्रेंड की। जब मैं इन जनरल बात करती हूँ, डाउन द ग्रुप मूव करती हूँ, डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप मूव करने पे हमारे पास जो साइज होता है, ठीक है, जो साइज होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज, मतलब न्यूक्लियस आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहा है और आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसको रिमूव कराना आसान, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं भाई, साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी होना तो कम चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि थोड़ा सा अगेन उल्टा ऑर्डर है ना। रीजन क्या है एक्सेप्शनल ऑर्डर का, रीजन में अगर आपसे बोलूं तो आप कहोगे भाई वही बेचारा, वही लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हर जगह मारा, है ना, हर जगह पे हमारे पास लेंथेनाइड कंट्रैक्शन ही एक्सेप्शन का रीजन है। तो यहाँ जो एक्सेप्शनल ट्रेंड आता है वो देखिए, सबसे पहले बोरोन आ गया, टी से फिर थैलियम आ गया, जी से हमारे पास गैलियम आ गया, ठीक है, ए से हमारे पास एल्यूमिनियम आ गया, आई से इंडियम आ गया, और आयन से ही हमारे पास क्या आ गया, आयन से याद रख सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, बोरोन सबसे ज्यादा, देन थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, और इंडियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है सबसे कम, ठीक है। बीटी गेन, है ना, ब्लूटूथ गेन, कुछ भी आप याद कर सकते हो, बीटी गेन याद करना है, एक एमपी बैटिंग और एक बीटी गेन, एमपी बैटिंग बीटी गेन, एमपी बैटिंग बीटी गेन, बस इतना याद रखते जाओ, राइट। चलिए तो एक ट्रिक हमको और मिल गई ना यहाँ पे, राइट, एक ट्रिक मैंने और बता दी यहाँ पे आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगली बात हम करते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड्स की। चलिए भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी डिस्कस कर ली, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंपाउंड्स के नेचर के बारे में। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, ठीक है, मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, मेटल्स का करेक्टर बढ़ेगा, तो इसीलिए आयनिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो बोरोन है वो सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, एल्यूमिनियम जो है ये दोनों कंपाउंड्स बना सकता है, कोवलेंट भी बनाता है, आयनिक भी, है ना। जैसे मैं एल्यूमिनियम फ्लोराइड की बात करूं तो आयनिक हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो गया, मेरे पास कोवलेंट हो गया, ठीक है। गैलियम जो होता है वो आयनिक कंपाउंड्स ही बनाता है, ठीक है। और बस एनहाइड्रस जो गैलियम क्लोराइड होता है ये कैसे नेचर का होता है, कोवलेंट नेचर का होता है, ठीक है। एनहाइड्रस GaCl3 कोवलेंट होता है, बाकी के गैलियम के कंपाउंड्स कैसे नेचर के होंगे, आयनिक नेचर के होंगे, और इंडियम थैलियम तो होते ही आयनिक है, ठीक है। इंडियम और थैलियम के कंपाउंड्स तो होते ही कैसे नेचर के हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि हवा के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ना, हवा के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हवा से हमारा मतलब होता है कि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो जो बोरोन है हमारा, ठीक है, बोरोन के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है अमॉर्फस फॉर्म, है ना। क्रिस्टलाइन मतलब जिसमें बोरोन बन ठन के बैठा है ना, बोरोन जो है बड़ा तैयार होके बैठा है, कह रहा है कि भाई मैं तो एक अपना जो अरेंजमेंट है ना वो बहुत परफेक्ट रखूंगा, मेरे पास जो एटम्स हैं उनको मैं एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करके रखूंगा, सजा के रखूंगा। लेकिन जो एमॉर्फस फॉर्म होता है ना उसको कोई मतलब नहीं, एक एटम यहाँ पड़ा, एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कहीं भी बोरोन के एटम्स हो सकते हैं, है ना। तो जो एमॉर्फस फॉर्म होता है वो रिएक्टिव होता है, लेकिन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है बोरोन का वो रिएक्ट नहीं करता है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। तो भाई एनसीईआरटी तो हमारी देवता है ना, जो कहेगी हमें मानना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसकी बात, है ना, एनसीईआरटी की बात मान लेते हैं कि जो बोरोन का क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन जो एमॉर्फस फॉर्म होता है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो और सिर्फ अमॉर्फस फॉर्म जो होता है ना वो ही हवा के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, बोरोन ऑक्साइड। फॉर्मूला बनाना आसान है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बोरोन की, ऑक्सीजन की -2 होती है, क्रॉस क्रॉस करके B2O3 बन गया आपके पास, है ना। और जो एमॉर्फस फॉर्म है ना वो भी इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करता, उसको भी देखो कितना हाई टेम्परेचर, 700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए रिएक्ट होने के लिए हवा के साथ, है ना। तो फ्री में नहीं, हवा फोकट में नहीं मिलती, है ना, उसको भी अगर रिएक्ट करना है बोरोन के साथ तो उसको हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कराना पड़ेगा, राइट।
अब मैं बात अगर एल्यूमिनियम की करूं तो एल्यूमिनियम जो होता है ना भाई, एल्यूमिनियम ना एक अलग ईगोइस्टिक एलिमेंट है, बहुत अलग तरीके का ईगो है एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम क्या कहता है कि भाई मैं अगर एयर के साथ, मैं ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करूंगा तो भाई मैं तो क्या कर लूंगा, पहली ही ऑक्सीजन की लेयर के साथ क्या कर लूंगा, अपने सरफेस के ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डेवलप कर लूंगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, बहुत रिएक्टिव है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर लेता है। अब जब एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हो गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो वो फर्दर किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, भाव बढ़ गए उसके पहले ही, है ना, पहले ही भाव बढ़ गए। अरे मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले ही एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता हूँ, अब मेरे को दुनिया से मतलब ही नहीं है, सब दुनिया जाए भाड़ में, मैं किसी के साथ रिएक्ट नहीं करूंगा, है ना। तो इसीलिए एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर डेवलप कर लेता है एल्यूमिनियम अपने सरफेस पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, और उन लेयर जी का नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए अब बात करते हैं थैलियम की। ठीक है, थैलियम जो है ये गैलियम से ज्यादा भी रिएक्टिव होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि थैलियम जो होता है उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो बस ध्यान रखना है कि थैलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो थैलियम ऑक्साइड बनाता है, राइट। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। देखो कहने को तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत कुछ कहती है एनसीईआरटी, पर क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। बाकी तो डिटेल लेक्चर्स तो होते ही हैं, एनसीईआरटी है आपके पास रेफरेंसेस बुक्स भी हैं, जितना मर्जी पढ़ो, आपकी मर्जी है ना। पर मेरा काम अभी आपको क्या है, मेरा काम है कि उतना तो जानो जितना इंपॉर्टेंट है ना, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना तो जानो भाई, है ना। तो मैं सिर्फ आपको उतना ही ज्ञान दे रही हूँ जितनी अभी के लिए जरूरत है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है, बाकी तो पढ़ते रहेंगे आराम से, क्या दिक्कत है ना। चलिए अगला आता है हमारे पास नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, है ना। अब बोरोन बड़ा ही विचित्र प्राणी है ना, बोरोन बड़ा विचित्र है। बोरोन कह रहा है कि भाई मैं बोरोन की जब मैं बात करूं तो बोरोन का जो हाइड्रोक्साइड है उसको हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड है तो BOH होल थ्राइस के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3, हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट 1, तो BOH होल थ्राइस ही तो बना। पर बोरोन कह रहा है नहीं भाई मेरे को ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं नहीं रह सकता ऐसे, मैं तो कैसे रहूंगा, मैं तो H3BO3 के फॉर्म में रहूंगा। बोला ठीक है भाई तेरी मर्जी, तू कैसे भी रहे, है ना, सबको फ्रीडम है, फ्रीडम टू लिव है ना, इंडिया के तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। तो बोरोन को जैसे मर्जी रहने दो, बोरोन BOH होल थ्राइस भी लिख सकते हो और बोरोन को H3BO3 भी लिख सकते हो, है ना। ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो पानी में घुलते नहीं है, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, है ना। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। देखो मेटल से याद रखेंगे, है ना, मेटालिक नेचर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, है ना। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आए बेसिक नेचर बढ़ा, क्यों, क्योंकि मेटालिक नेचर बढ़ा, है ना। तो अगर मैं बोरोन हाइड्रोक्साइड की बात करूं, ठीक है, और अगर मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर कौन आता है, गैलियम, इंडियम, और लास्ट में हमारे पास आता है थैलियम। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो बोरोन का हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये क्या करता है, ये कैसे नेचर का होता है, ये एसिडिक होता है। अब कहने को तो ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है, बोरोन का हाइड्रोक्साइड है, पर असल में असलियत क्या है इस प्राणी की कि भाई ये जो बोरोन है ना, ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, H3BO3, है ना, ये बोरिक एसिड है। हाँ, यहाँ तो देखने में लग रहा है बोरोन हाइड्रोक्साइड है, पर एक्चुअल में ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास बोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये OH डोनेट नहीं करता, ये मीडियम से एक OH नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेता है ना। ये इसकी कहानी उल्टी गंगा बहरी होती है, ये OH नेगेटिव रिलीज नहीं करेगा, इंस्टेड ये क्या करेगा, मीडियम से एक OH नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेता है। अब जो OH नेगेटिव एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड, वो तो एसिड होंगे ना, बेस थोड़ी होंगे, तो इसका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। और बाकी सारे कैसे नेचर के होंगे, बेसिक। और बेसिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप मूव करने पे, है ना। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, ये जो सामने दिख रहा है, जो मेटालिक नेचर का ऑर्डर होगा वही बेसिक नेचर का भी आपके पास ऑर्डर होगा, राइट। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं
ऑक्साइड्स की। ये तो बात हो गई हाइड्रोक्साइड्स की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑक्साइड्स की। तो बोरोन का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, गैलियम का ऑक्साइड, इंडियम का ऑक्साइड और थैलियम का ऑक्साइड। जब हम इनके ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बोरोन ऑक्साइड तो भाई फिर से एसिडिक नेचर का, नॉन मेटल है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। एल्यूमिनियम और गैलियम जो होते हैं ये कैसे नेचर के होते हैं? ये एम्फोटेरिक होते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और बाकी के दोनों ऑक्साइड के नेचर कैसे होते हैं? कंप्लीटली मेटेलिक नेचर ज्यादा है, इसीलिए इनके ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के ही होंगे, राइट। तो आप क्या देखते हो ऑक्साइड्स के नेचर में? एसिडिक से एम्फोटेरिक बना, एम्फोटेरिक से बेसिक में कन्वर्ट हो गए, राइट। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हाइड्राइड्स, है ना। तो ग्रुप 13 के जो हाइड्राइड्स है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको इनडायरेक्टली बनाया जाता है, डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाते, ठीक है। बोरोन का जो हाइड्राइड है वो काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, उसको हम क्या बोलते थे? बोरेन या डाइबोरेन। याद होगा, आपने पढ़ा होगा B2H6। बट क्योंकि अब इसके बारे में सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है CBSE ने, तो क्यों हम इसको पढ़े, है ना, रहने तो। पहले बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था B2H6, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोरोन बोलते हैं। बोरोन की क्या प्रॉपर्टी है कि बोरोन क्या करता है? इजीली फायर कैच कर लेता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म कर देता है? बोरोन ऑक्साइड, है ना, बोरो ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। और ऐसे रिएक्शंस के लिए जो डेल्टा H कंबशन है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, वो बहुत हाई होती है। देखो -1976, मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 मोल डाइबोरेन को अगर इसका मैं कंबशन करा दूं, इसको मैं जला दूं, इसको मैं फूंक दूं, तो क्या होगा? मेरे पास इतनी एनर्जी लिबरेट होगी, राइट। ऑल्सो ये जो बोरेन्स होते हैं ये वाटर के साथ इजीली हाइड्रोलाइज करके बोरिक एसिड बना देते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं, ठीक है। यही जो बोरोन्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं, और द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है, इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ MH बॉन्ड डिक्रीजेस, ठीक है। तो होता क्या है कि जब मैं इन हाइड्राइड्स की बात करती हूँ, मतलब B2H6 की, मतलब BH3, ALH3, GH3, INH3 और TLH3 की मैं बात करूंगी, तो जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप मूव करूंगी, बीच वाला जो एटम है, मेन जो एटम है, उसका साइज बढ़ेगा। मेटल या जो भी मेरा एलिमेंट है, इसका और हाइड्रोजन का बॉन्ड बड़ा होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, और बॉन्ड जितना फैला हुआ होगा, बॉन्ड जितना बड़ा होगा, वो बॉन्ड उतना ही वीक होगा, इजीली टूट जाएगा तो स्टेबिलिटी कम, है ना। इसीलिए जो बोरेन्स होते हैं जिनका साइज स्मॉल होता है, बोरोन का बॉन्ड लेंथ इज लेस, ठीक है, इसीलिए हमारा जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? काफी स्टेबल होता है। समझे? तो ये तो कहानी हो गई हमारे पास किसकी? बोरोन की, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए 2 मार्कर्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलाइड्स कैसे बनते हैं ग्रुप 13 के, है ना। तो इसमें हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है बैक बॉन्डिंग का। तो पहले तो मैं क्वेश्चन ही बता देती हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, इनमें बताओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है ना। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है ना। तो जब भी हमारे दिमाग में ना एसिडिक स्ट्रेंथ आता है तो हम सोचते हैं कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ प्रोपोर्शनल होगा, कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सो हम कह देते हैं कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन वाले कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, है ना। पर वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, दुनिया का सच क्या है कि यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो उल्टा होता है, Bi3 का ज्यादा होता है। रीजन आपके सामने लिखा है, बैक बॉन्डिंग, है ना। चल जाएगा काम, इतना बोल देते हैं बैक बॉन्डिंग, है ना। समझ जाओ यार आगे खुद बैक बॉन्डिंग क्या होती है। तो बता दें क्या? चलो बता देते हैं, है ना। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो BF3 है, ठीक है, इस BF3 की अगर मैं बात करूं तो ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बोरोन का। कौन सा? sp2। अब ये जो बोरोन है ना, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको क्या बताया भाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
p के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, है ना। तो बोरोन के पास एक p ऑर्बिटल क्या है? एम्प्टी है, ठीक है। इट हैज दिस एम्प्टी p ऑर्बिटल, इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ठीक है। और साथ की साथ जो BF3 है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। कैसे? सोचो 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 सोचो, कैसे BF3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए? बोलो। बोरोन के खुद के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एक एक इसको फ्लोरीन से मिल गया, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास, इसका क्या फायदा भाई? ऑक्टेट के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना स्टेबल होने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन लेके उसने क्या उखाड़ लिया, है ना। तो बॉन्डिंग की भी, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला, क्या? ठेंगा, है ना। कोई फायदा नहीं हुआ बोरोन को बॉन्डिंग करने के बाद भी। तो बोरोन बेचारा अभी भी क्या है? अभी भी मायूस है, अभी भी दुखी है, अभी भी अपसेट है कि भाई मैंने तो बॉन्डिंग भी की, मैंने तो मेहनत भी की, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो अभी भी इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए। अब इसके पास में कौन बेचारा बैठा है? एक फ्लोरीन बैठा है ना। अब फ्लोरीन को ना बड़ी दया आई, फ्लोरीन कह रहे अरे यार मैंने इसकी पहले भी हेल्प की, यहाँ पे मैंने कोवेलेंट बॉन्ड भी बनवाया, फिर भी इसको कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। तो फ्लोरीन आएगा बोरोन के पास, कहेगा भाई तू दुखी मत हो, मैं तेरी मदद करता हूँ, है ना। तो कहेगा फ्लोरीन चल देख मेरे पास कितने फालतू इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं? 6, है ना। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। अब फ्लोरीन कहेगा यार देख मेरे इलेक्ट्रॉन तो खाम में फ्री पड़े ही हैं, ऐसा कर ले तू कुछ दिन के लिए उधार ले ले, है ना। तो फ्लोरीन क्या करेगा? अपने ये लोन पेयर्स ऐसे एक बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से किसको दे देगा? बोरोन की एम्प्टी p ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसने दे दिया। अब इससे क्या हुआ देखो, बोरोन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए कि नहीं? 6 तो पहले से थे, 2 मेहरबानी कर दी फ्लोरीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को देके, है ना। तो अगर एक एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर है, जो डोनर है, और एक ऐसा एटम जो क्या है? एक्सेप्टर है, जो गरीब है, जो मांग रहा है, उसके पास मांगने के लिए कटोरा भी तो होना चाहिए, है ना। तो बोरोन का कटोरा हो गया ये इसका एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो एम्प्टी p ऑर्बिटल में फ्लोरीन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है, और इन दिस वे इट बिकम्स स्टेबल। अब क्योंकि इसने फ्लोरीन के लोन पेयर्स एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबल कर लिया, क्या अभी भी ये किसी दूसरे के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन मांगने? क्यों जाएगा भाई? चौड़ से बोलेगा मेरे पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, अब मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो मैं किसी और से क्यों लेने जाऊं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो क्योंकि BF3 अब किसी और से इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करेगा, है ना, इसीलिए बोरोन इस BF3 की जो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, क्योंकि ये स्टेबल हो गया इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई, है ना, इसीलिए इसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन Bi3 में भी तो ऐसा हो सकता था ना। Bi3 की अगर मैं बात करूं तो अभी भी सेम है सब कुछ, कंडीशन, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, देखो, है ना, सुना होगा तुम लोगों ने, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बड़े मीम्स आते हैं इस पे, है ना। तो भाई ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हालात वही हैं, हालात बदले जज्बात बदले नहीं, हालात भी वही हैं लेकिन जज्बात बदल गए। अभी देखो कैसे, अब यहाँ पे आयोडीन जो है ना बड़ा सा एलिमेंट है ना, आयोडीन क्या है? बड़ा सा एलिमेंट है। तो उस बड़े से एलिमेंट में बड़ा सा ईगो होगा, है ना, बहुत बड़ा ईगो। अब ये कह रहा है कि भाई मैं इतना बड़ा एलिमेंट हूँ, मेरे पे इलेक्ट्रॉन हर जगह पे फैले हैं, मुझे अगर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है तो पहले मुझे उन इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको गैदर करना पड़ेगा, फिर ही तो मैं डोनेट करूंगा। तो बोरोन कह रहा है चल तू छोड़ यार, तू क्या इतनी मेहनत करेगा, मैं किसी और से जाके इलेक्ट्रॉन मांग लूंगा, वो ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे आयोडीन बोरोन की हेल्प नहीं कर पा रहा अपने ईगो की वजह से, अपने बड़े साइज की, अपने बड़े ईगो की वजह से, इसीलिए आयोडीन बोरोन को बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। तो बोरोन को किसी दूसरे के पास मांगने जाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए बोरोन की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसीलिए Bi3 की लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है ना। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, एटम्स का साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मैं समराइज करके लिख देती हूँ कि लुईस एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई हमारे पास? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? आपके साइज ऑफ एटम के, ठीक है, साइज ऑफ एटम के। एटम का साइज जितना बड़ा, ऐसे याद रखो, उसका ईगो उतना बड़ा, और ईगो बड़ा तो वो किसी की मदद नहीं करना चाह रहा, इसलिए उस बोरोन को मदद के लिए दूसरे के पास जाना पड़ा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन मांगने पड़े, इसलिए उसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अरे भाई बहुत बड़ी कहानी थी, मैं तो थक गई है बताते बताते,
ठीक है, पर समझ में आई तुम लोगों की नहीं आई, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब भाई जैसा मैं आपको बता रही थी कि बोरोन ना बड़ा ही विचित्र प्राणी है, बड़ा ही अलग तरीके की कहानी है उसकी। तो बोरोन जो होता है ना, अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के रिस्पेक्ट में वो दुनिया अपनी फैमिली से ही अलग है ना। बोरोन के हिसाब से फैमिली चलती है, बोरोन के नाम से पूरी फैमिली का नाम पड़ा है बोरोन फैमिली, पर वो अब उसके अंदर भी देखो बस सारे अपने अपने में ईगो में बैठे हैं यहाँ पे, है ना। बोरोन में अपना ईगो आ गया कि भाई मैं तो अलग रहूंगा अपने बाकी के एलिमेंट से, है ना। पर क्यों अलग रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एनोमलस बिहेवियर का मतलब होता है कि बोरोन जो पहला मेंबर होता है ना, किसी भी फैमिली का, किसी भी परिवार का जो पहला मेंबर होता है, वो बाकी अपनी फैमिली मेंबर से अलग होता है। क्यों अलग है, क्योंकि बोरोन अपनी फैमिली में सबसे छोटा, पहली चीज, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो बोरोन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, और वेकेंट डी ऑर्बिटल्स का एब्सेंस होना। बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1, पर 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, इसीलिए वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते बोरोन के पास। बाकी एलिमेंट्स के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये एक रीजन हो गया जिसकी वजह से बोरोन अपने बाकी के फैमिली मेंबर से अलग है, हट गया है, अलग बिहेव शो कर रहा है ना। चलिए, अब बोरोन अपने बाकी फैमिली मेंबर से अलग है, तो सिमिलर किसके साथ है, सिमिलर है वो अपने तिरछे वाले एलिमेंट के साथ जो उसके डायगोनली प्रेजेंट होता है। ग्रुप 14 में सिलिकॉन होता है, तो बोरोन और सिलिकॉन की ना बहुत आपस में पटती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन है। क्या क्या सिंक्रोनाइजेशन है आइए देखते हैं। तो बोरोन सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल्स हैं, बोथ आर सेमीकंडक्टर्स, दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। दोनों कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। बोरोन हाइड्रोजन का कंपाउंड बोरेन होता है, और सिलिकॉन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम सिलेन बोलते हैं। दोनों कोवलेंट नेचर के होते हैं, एंड दोनों क्या फॉर्म करते हैं, कोवलेंट और वोलेटाइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, कोवलेंट और वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखे, ऐसे हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, विच फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर ड्यू टू रिलीज ऑफ HCl। कि अगर मैं बोरोन क्लोराइड का रिएक्शन करा दूं किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहां से ये क्या फॉर्म करेगा, बोरोन हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, हाइड्रोबोरिक एसिड फॉर्म करेगा, और व्हाइट कलर के HCl के फ्यूम्स लिबरेट करेगा। और सेम चीज सिलिकॉन भी करता है ना। सिलिकॉन क्लोराइड का रिएक्शन अगर तुम करा दो वाटर के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, सिलिसिक एसिड फॉर्म करता है, और अगेन HCl व्हाइट कलर के फ्यूम्स लिबरेट करता है ना। तो बड़ी अच्छी जुगलबंदी दोनों में एक दूसरे के साथ, है ना, मिल बांट के बेचारे बड़े शांति से प्यार से एक ही घर में रहते हैं ना। चलिए, तो ये तो कहानी थी ग्रुप 13 की, ये तो कहानी थी ग्रुप बोरोन की। अब जल्दी से कहानी समझ लेते हैं कार्बन की। तो कार्बन जो है वो ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, कार्बन और सिलिकॉन को कंसीडर किया जाता है नॉन मेटल। अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी भी बेचारी कंफ्यूज्ड है कि मैं सिलिकॉन को नॉन मेटल मानूं कि मेटलॉइड मानूं, है ना। जब तुम एनसीईआरटी देखोगे तो पीरियोडिक टेबल की फोटो जहां पर दी हुई है वहां पे सिलिकॉन को मेटलॉइड माना गया है, लेकिन जब मैं थ्योरी की बात करती हूं तो थ्योरी में क्या दिया गया है, सिलिकॉन को क्या दिया गया है, नॉन मेटल। तो हम भाई थ्योरी की बात मान लेते हैं, है ना। फोटो तो गलत भी हो सकती है लेकिन थ्योरी सही मान लेते हैं ना। तो मान लेते हैं चलो सिलिकॉन नॉन मेटल है। जर्मेनियम क्या होता है, मेटलॉइड, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की बिहेवियर, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। और टिन एंड लेड क्या होते हैं, हमारे पास मेटल्स होते हैं, राइट। क्योंकि इसमें पहला मेंबर कार्बन है इसीलिए इसको हम कार्बन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियाई की। तो डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है, बात भी सही है। कार्बन का रेडियस जो होगा ओह सॉरी बच्चों, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, इसमें थोड़ा ऑर्डर उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। ये ऑर्डर होता है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई का कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस की मैं बात करूं चाहे मैं यहाँ पे आयनिक रेडियस की बात करूं, दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। तो सो लेड बीइंग द लार्जेस्ट इन साइज एंड कार्बन बीइंग द स्मॉलेस्ट इन इट्स फैमिली। कॉन्फ़िगरेशन की भी मैं यही बात कर लेती हूँ। ग्रुप 14 की जब मैं बात करती हूँ तो कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 एंड NP2। S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इनर्ट पेयर इफेक्ट पे आ जाइए। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जब
p वाले इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, मतलब +2, ठीक है। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जब s और p दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाए, मतलब +4। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज। और हायर की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज। तो अगर मैं बात करूं कार्बन +2, सिलिकॉन +2, Ge+2, जर्मेनियम, टिन +2 और लेड +2, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेरे पास रहेगा उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जब रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, C+4, Si+4, Ge+4, Sn+4 एंड Pb+4, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो कार्बन +4 सबसे ज्यादा स्टेबल और +2 में लेड +2 सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। चलिए, कैटिनेशन है ना, कैट रिलेटेड टू कैट है ना, कुछ रिलेटेड होगा कैट से, चूहे से, बिल्ली से नहीं, बट ये कैट से कोई रिलेटेड नहीं है। देखो, कैटिनेशन का मतलब होता है हमारे पास, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। कैटिनेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एक एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ते चले जाना, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। जैसे आपने देखा होगा कार्बन कार्बन की बहुत बड़ी सी चेन्स एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो ऐसा होता क्या है कि सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी किस में होती है? कार्बन में, है ना। और डाउन द ग्रुप हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, जहां पे टिन और जो जर्मेनियम है लगभग इनकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी बराबर है। अदरवाइज इन जनरल अगर मैं बात करूं तो कैटिनेशन की जो टेंडेंसी है ये क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, है ना, साइज ऑफ एटम क्या होता है? इंक्रीज, ठीक है। साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, और अगर एटम का साइज इंक्रीज होगा तो उस एलिमेंट की ये जो चेन बनेगी, है ना, ये जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होती जाएगी? वीक, है ना। बॉन्ड वीक होता जाएगा, साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो इजिली टूट जाएगा, और अगर इजिली टूट जाएगा तो कैटिनेशन कैसे शो करेगा, है ना, कैसे अपने जैसे दूसरे एटम्स के साथ लिंक करेगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, क्योंकि एटम्स का साइज बढ़ता है, बॉन्ड वीक होता है, और अगर बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा तो एक एटम दूसरे एटम के साथ इजीली जुड़ नहीं पाएगा, इजीली लिंक नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई वी से कि कैटिनेशन डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ डिफरेंस आता है टिन और लेड में। अगेन आप रीजन लिख सकते हो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एफ इलेक्ट्रॉन्स पुअर स्क्रीनिंग शो करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड आखिरी इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया। न्यूक्लियस का होल्ड आखिरी इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का लूज होना मुश्किल, और अगर इलेक्ट्रॉन का लूज होना मुश्किल मतलब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए, विच मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो लेड और टिन में बस ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, समझे। चलिए, नोट डाउन किया। आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो डाउन द ग्रुप में मैं क्या ऑब्जर्व करती हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज्यादा कार्बन की, ठीक है, फिर लेड की, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इन तीनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लगभग बराबर होती है। कार्बन की हाईएस्ट होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, और सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, राइट। चलिए नोट डाउन करेंगे इसको। ओके आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है वो है हाइड्राइड्स, है ना। तो कार्बन का जो हाइड्राइड होगा वो CH4, सिलिकॉन का हाइड्राइड SiH4, जर्मेनियम का GeH4, ठीक है, देन टिन का SnH4 एंड लेड का क्या हो जाता है? PbH4। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप बच्चों मूव करते हैं, एटम्स का साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो कंपाउंड इजिली टूट जाएगा, थर्मली स्टेबल नहीं होगा। तो अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं,
थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप मूव करने पे डिक्रीज होगी। बॉन्ड जो है वो इजिली टूट सकता है क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ गया, एटम का साइज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है, पहली बात, राइट। और क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा, क्योंकि देखो अब कंपाउंड इजिली टूट रहा है, इजिली टूट रहा है तो इजिली हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, और जो इजिली हाइड्रोजन लिबरेट करेगा वो ज्यादा एसिडिक है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही रिड्यूस करने की टेंडेंसी का भी ऑर्डर होता है। अगर कंपाउंड इजिली हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है तो वो हाइड्रोजन इजिली किसी के भी साथ जाके कंबाइन कर सकता है, किसी भी कंपाउंड को इजिली रिड्यूस करा सकता है। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के कंधे में कंधा डाल के चलते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी क्या होगी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। चलिए ठीक, ये बात हो गई। अगली बात हम करते हैं इसमें हेलाइड्स की। देखिए अगली बात हम किसकी करेंगे, हेलाइड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हेलाइड्स की तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना। तो मान लो मैं क्लोराइड्स की बात करूँ तो CCl2, SiCl2, GeCl2, ठीक है, SnCl2 और PbCl2, है ना। और इधर मैं अगर बात करूँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4 एंड PbCl4, ठीक है। होता क्या है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिलिकॉन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता है ना, कंपाउंड नहीं बनाता, तो सिलिकॉन क्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बाकी के मैं एलिमेंट्स की अगर बात करूं तो हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, और डाउन द ग्रुप मूव करने पे इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट ऑन दिस अदर हैंड साइड इफ आई टॉक अबाउट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सब +4 में है, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या होगा, यहाँ पे इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, राइट। और यहाँ पे जो PbCl4 है ये एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती तो PbCl4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, और उधर कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिलिकॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई हेलाइड्स की। इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एक चीज और मैं बता देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूं तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, +2 वाले का, +4 वाला का, है ना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, ठीक है। चार्ज जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो MX2 और MX4 की अगर मैं बात करूं तो कौन ज्यादा कोवेलेंट नेचर शो करेंगे, वो वाले कंपाउंड्स जिनका क्या हो, जिनका चार्ज ज्यादा हो। तो MX4 वालों का चार्ज +4 है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होंगे, वो ज्यादा कोवेलेंट होंगे, ठीक है। लास्ट की दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। जब भी किसी कंपाउंड को हाइड्रोलाइज होना है, जब भी किसी कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्शन शो करना है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन होते हैं उसके लोन पेयर कार्बन के या जो भी कोई मेन एलिमेंट है उसके d ऑर्बिटल में जाते हैं, पर कार्बन के पास तो d ऑर्बिटल है ही नहीं। और अगर कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है तो वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन शो करेगा बेचारा, और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो हम लिखते हैं कांट बी हाइड्रोलाइज्ड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, ठीक है। d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, इसीलिए CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, और बाकी के क्लोराइड्स या कोई भी हैलाइड्स हाइड्रोलाइज हो सकते हैं ना। जैसे SiCl4 को अगर मैं हाइड्रोलाइज करूं तो मेरे पास क्या बनता है, SiOH4, जिसको हम सिलिसिक एसिड बोलते हैं, और साथ में HCl के व्हाइट फ्यूम्स लिबरेट करता है। SiF4 का अगर मैं रिएक्शन कराऊंगी वाटर के साथ तो यहाँ से सिलिसिक एसिड बनता है, साथ में फ्लोरोसिलिसिक एसिड भी बनता है, H2SiF6 भी बनता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट इसमें हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की, है ना। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ग्रुप 14 के ऑक्साइड्स, ठीक है। तो वही दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की मैं बात करूंगी। कार्बन की अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो CO,
then SiO, then GeO, then SnO and then we have PbO। और अगर मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करती हूं तो CO2, SiO2, GeO2, SnO2 एंड PbO2, राइट। तो जल्दी से मुझे बताइएगा यहाँ पे कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? सिलिकॉन ऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भाई साहब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पर लेड जो है, लेड जो है हमारा, ये यहाँ पे +4 में एग्जिस्ट करता है ना। ये है हमारा थाली का बैंगन, कहीं पे +4 में एग्जिस्ट कर जाएगा, कहीं पे नहीं करेगा, नहीं मर्जी। अगेन फ्रीडम है भाई, फ्रीडम है सबको, कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दे रखा है, तो हम कौन होते हैं, है ना। तो लेड भी जैसे जीना चाहे वो जिए, है ना। नहीं है उसका मन क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाने का, नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ मन है, ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, है ना। तो देखिए होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो नॉर्मली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता, वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो सकता है। पर कब स्टेबल होगा? या तो ऑक्सीजन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ। सो एन एलिमेंट विच इज नॉर्मली अनस्टेबल इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट can exist in higher oxidation state when it forms compound with the most electronegative elements, that is fluorine and oxygen, right? बाकी किसी के साथ नहीं करेंगे, है ना। बाकी किसी के साथ समझौता नहीं, जब तक, है ना, ऊपर से प्रेशर नहीं पड़ेगा, जब तक ऊपर से एक अप्रोच नहीं मिलेगी, तब तक नहीं करेंगे भाई, तब तक +4 में नहीं जाएंगे हम, है ना। चलिए CO जो होता है, इसमें से इसका नेचर कैसा होता है? ये होता है न्यूट्रल, ठीक है। CO जो होता है हमारे पास, ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है बच्चों, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ जी भाई, अब GeO जो होता है ना, ये हमारे पास कैसे नेचर का होता है? ये हमारे पास कैसे नेचर का होता है? ये होता है हमारे पास एसिडिक नेचर का। जो जर्मेनियम ऑक्साइड हमारे पास होगा, ये कैसे नेचर का होगा? ये होगा हाँ, और ये जो हमारे पास होंगे, ठीक है, ये कैसे नेचर के होंगे? ये होता है हमारे पास, एक सेकेंड, है ना, एम्फोटेरिक। ये होगा हमारे पास कैसा? एम्फोटेरिक, राइट। और बाकी के सारे कैसे नेचर के हो जाते हैं? एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप कोवलेंट नेचर की बात करो, कोवलेंट नेचर जितना ज्यादा होता है, एसिडिक नेचर भी क्या होगा? उतना ज्यादा ही होगा, एसिडिक नेचर भी उतना ज्यादा होगा। और दोनों डिपेंड करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना कोवलेंट कैरेक्टर और उतना ज्यादा ही एसिडिक नेचर। चलिए आखिरी जो चीज है जिससे हमें कंक्लूड करना है, वो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। भाई कार्बन, है ना, बड़ा ही प्यारा सा नाम है कार्बन, है ना। कार्बन से के बिना क्या दुनिया संभव है? नहीं, है ना। दुनिया में तुम लोग जानते हो 96% जो हमारे नेचर में कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब नेचर में ही नहीं, हमारे जो मैनमेड कंपाउंड्स भी हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स भी हैं, तो अपने आसपास दिखने वाले 96% कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या आप ये जानते थे? नहीं ना। चलिए, तो मैंने बता दिया कि भाई कार्बन के बिना दुनिया संभव नहीं, कार्बन के बिना तुम भी पॉसिबल नहीं हो, है ना। क्या वजूद तुम्हारा अगर कार्बन ही नहीं हो तो, है ना। बॉडी का भी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कार्बन। तो भाई जो कार्बन है ना, ये कैसे एग्जिस्ट करता है? तो इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और एक होते हैं एमॉर्फस फॉर्म, है ना। क्रिस्टलाइन का मतलब जहां पे एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो एटम्स का, राइट, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, किसका? एटम्स का। लेकिन जब मैं एमॉर्फस फॉर्म की बात करती हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? रैंडम अरेंजमेंट होगा, ठीक है। हियर आई हैव रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यहाँ पे एटम्स का कैसा अरेंजमेंट होगा? हैफेजर्ड, रैंडम, कोई कहीं भी पड़ा हुआ होगा, किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, राइट। तो इसीलिए जिसका अरेंजमेंट एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, जिसका अरेंजमेंट फिक्स होता है, हम सिर्फ उसी के बारे में तो पढ़ सकते हैं, उन्हीं के स्ट्रक्चर्स के बारे में तो पढ़ सकते हैं। इसीलिए स्ट्रक्चर हम सिर्फ किसका पढ़ते हैं? इन 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स का पढ़ते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। और एमॉर्फस फॉर्म में कोक, कार्बन ब्लैक, चारकोल, एनिमल चारकोल, वुड चारकोल, लैंप ब्लैक, ये सारे हमारे पास एमॉर्फस फॉर्म्स में आते हैं। पर इनके बारे में हमें नहीं जानना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में, समझे। चलिए, तो सबसे पहली जो फॉर्म है वो है भाई डायमंड। डायमंड जो है ना, डायमंड क्या होता है? डायमंड होता है हीरा,
कुछ चीज जो चमक रही है ना। जैसे मेरे पास भी है एक मेरे पास भी एक डायमंड है। तो डायमंड जो होता है कुछ चमकदार चीज है ना, उसको हम बोलते हैं डायमंड। डायमंड है हमारा हीरा, है ना। चलिए, तो भाई इस हीरे की क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहला तो ये बहुत हार्ड होता है ना, सर फोड़ दो साल किसी का चाहे इससे, है ना। ये इसका कुछ नहीं होने वाला, सामने वाले का सर फूट जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, है ना। तो डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, है ना। जितने भी नेचर में कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपने आप जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कौन है? डायमंड है ना। हालांकि अभी रिसर्च की जा रही है, 1-2 कंपाउंड्स और मिले हैं, कार्बोरेंडम वगैरह, ठीक है, वो ज्यादा हार्ड कंसिडर किए जा रहे हैं डायमंड से, बट उस पे अभी है ना रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो मेनली अभी हम देखो, हम तो थ्योरी के हिसाब से चलेंगे, हम तो अपने देवता को मानेंगे, एनसीईआरटी को मानेंगे, तो एनसीईआरटी जो कहेगी हम मान लेंगे। एनसीईआरटी अगर डायमंड को कह रही है कि वो हार्डेस्ट है, तो डायमंड ही सही भाई, हम क्यों लड़े, है ना। हमारे पास क्या सबूत है, हम कैसे लड़ेंगे डायमंड, हम कैसे लड़ेंगे एनसीईआरटी से, है ना। तो डायमंड जो है हमारा, वो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, और ऑल्सो इट हैज 3 डायमेंशनल पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। अच्छा, 3 डायमेंशनल होता है डायमंड, है ना। तो डायमंड की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो कार्बन्स होते हैं ना, वो कैसे अरेंज्ड होते हैं? ऐसे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है हर एक कार्बन 4 और कार्बन्स के साथ कनेक्टेड है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। और इस तरह से ये क्या करता है? ऐसे एक नेटवर्क बना के रखता है, ठीक है। इस तरह से ये कार्बन क्या करता है? इस तरह से कार्बन क्या करता है? एक नेटवर्क, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना के रखता है। और ये नेटवर्क में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमें ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स दिखती हैं ना, कुछ हेक्सागोनल ऐसे रिंग्स दिखेंगी। तो डायमंड जो है उसमें एवरी कार्बन इज कनेक्टेड विद 4 अदर कार्बन्स इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। एंड इफ every carbon is connected with 4 other carbon atoms, which means that hybridization of carbon will be sp3, and obviously 2 carbons are connected through covalent bond, तो nature of whole compound will be covalent, है ना। पूरा का पूरा जो डायमंड ही होता है वो एक कोवलेंट सॉलिड होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इतना हाई होता है, डेंसिटी हाई होती है, ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी हाई, ठीक है। आप ये जानते होंगे कि डायमंड की खुद की कोई शाइन नहीं होती, है ना। डायमंड की खुद की कोई शाइन नहीं होती, ये शाइन करता है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, राइट। इसके अलावा डायमंड जो है एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो चारों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। कोई भी बेचारे के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा हमारे पास, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? इसीलिए कार्बन जो होता है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पर हीट का वो गुड कंडक्टर होता है ना। हीट डिपेंड नहीं करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, तो हीट ये कंडक्ट कर सकता है, पर डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। आप चाहो तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, देखो इस तरह का ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, राइट। ओके इसके अलावा डायमंड के बारे में तो बस यही है ना, कि हेक्सागोनल रिंग फॉर्म होता है, 3D होता है, बस इतना ही जानना है, बहुत है यार, काफी है ना। चलिए आगे हम सेकेंड एलोट्रॉप की बात करते हैं, जो कि है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज कंसीडर्ड टू बी द थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। दिस इज thermodynamically मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है कार्बन की? ग्रेफाइट है। इसीलिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन थर्मोडायनामिक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ग्रेफाइट का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो 0 होता है, ठीक है। नेचर में सबसे स्टेबल जो फॉर्म रहेगी किसी भी एलिमेंट की, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है 0। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, एक पत्थर जैसा जो दिख रहा है ये डार्क ग्रे होता है। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसा होगा ग्रेफाइट का? आप देखिएगा इसमें जो कार्बन्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे अरेंज्ड होते हैं हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में, ठीक है, हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एवरी कार्बन इज फर्दर कनेक्टेड विद 3 मोर कार्बन्स, है ना। हर एक कार्बन सिर्फ 3 और कार्बन्स के साथ कनेक्टेड है, मतलब हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। और क्योंकि कार्बन क्या कर रहा है? 3 कार्बन्स के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, एंड ऑल्सो इट फॉर्म्स अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? हेक्सागोनल की एक लेयर, ठीक है, फिर हेक्सागोनल की ऐसे एक और लेयर होगी, यहाँ पे ऐसे लेयर बाय लेयर प्रेजेंट होती है ना। तो एक ये लेयर, एक ये लेयर, और इन लेयर्स के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है? दीज लेयर्स आर कनेक्टेड थ्रू वॉन डर वॉल
फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है। वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं दो लेयर्स के बीच में, ठीक है। कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है कोवलेंट बॉन्ड से, लेकिन जो ये लेयर्स हैं, इन लेयर्स के बीच में क्या होता है, इन लेयर्स के बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि कार्बन जो है वो सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना रहा है, चौथा एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो फ्री रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ग्रेफाइट जो होता है काफी स्लिपरी होता है, इट एक्ट एज अ गुड लुब्रिकेंट इन मशीनरीज, है ना। और इसको क्या भी बोला जाता है, ब्लैक लेड भी बोला जाता है। ये जो हमारी पेंसिल्स में होता है वो ग्रेफाइट होता है, लेड पेंसिल कहते हैं, पर एक्चुअल में लेड नहीं होता। हुआ क्या था कि देखो मैं बताती हूँ इसके बारे में। जो ग्रेफाइट था ना, जब शुरू में वो मिला, जब वो डिस्कवर हुआ तो उसकी अपीयरेंस कैसी थी, वो दिखता था लेड जैसा, है ना, पर वो लेड नहीं था, वो दिखता था लेड जैसा, इसलिए उसका नाम तो पड़ गया लेड और लेड पेंसिल, बट एक्चुअल में वो होता क्या है, ग्रेफाइट होता है, ठीक। चलिए आखिरी फॉर्म की बात करते हैं, जो सबसे आखिरी एलोट्रॉप है कार्बन का और आखिरी टॉपिक भी है हमारे इस चैप्टर का, इस सेशन का, इस लेक्चर का, वो है फुलरीन। फुलरीन को बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बकमिंस्टर एक यूएस आर्किटेक्ट थे जिन्होंने एक डोम, एक गुंबद डिजाइन किया था। जैसे मंदिरों के ऊपर एक वो डोम सा लगा होता है ना, डोम लगा होता है, तो वैसे एक डोम डिजाइन की थी जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, है ना, फुलरीन के जैसा स्ट्रक्चर था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बकमिंस्टर फुलरीन। अब ये जो फुलरीन है, दिस इज कंसीडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। सबसे प्योर फॉर्म कौन सी होती है, फुलरीन। सबसे स्टेबल होती है ग्रेफाइट, ठीक है। हमें जो बात करनी है वो C60 की बात करनी है। फुलरीन में देखो 60, 50 से लेके 350 तक कितने भी कार्बन हो सकते हैं, इवन नंबर ऑफ कितने भी कार्बन हो सकते हैं। हमें सिर्फ लेकिन पढ़ना होता है C60 फुलरीन के बारे में। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहली डिस्कवर्ड फुलरीन थी और सबसे स्टेबल फुलरीन है ना। इसमें क्या होते हैं, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। तो जो पेंटागनल रिंग्स होती हैं एक C60 मॉलिक्यूल में वो होती है 12, और जो हेक्सागनल रिंग्स होती हैं वो एक फुलरीन मॉलिक्यूल में होती है 20, है ना। जो 5 मेंबर्ड रिंग है ये कनेक्टेड होती है सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड के साथ, लेकिन जो 6 मेंबर्ड रिंग है ये अपनी ही जैसी और 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड दोनों रिंग्स के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। यहाँ पर भी जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। आप देख सकते हो एक कार्बन 1 2 3, सिर्फ 3 कार्बन के साथ ही और बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। समझे? तो इसीलिए हमें सिर्फ 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, ज्यादा नहीं जानना है इनके बारे में, राइट। तो बच्चों आज का लेक्चर जो था वो था 1 शॉर्ट रिवीजन ऑफ पी ब्लॉक, है ना। जितना भी सीबीएसई के रिस्पेक्ट में आपको जानने की जरूरत है वो सारा आपको इस लेक्चर में मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने इसमें बताए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताई, है ना, याद करने का तरीका बताया। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत अभी भी है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स निमोनिक्स के साथ, ठीक है, अगले लेक्चर में, अगले 1 शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।